तो दर्शकों बराबर आज के इस बुक लॉन्चिंग सेरेमनी के हवाले से तस्वीरें जो है आप लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें बुक लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑथर्ड बाय इंजीनियर हाजी नियाज अली साहब। और आपको बताते चलूँ कि इस प्रोग्राम में जितने भी मुकर्रिरीन यानी कि जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने रोशनी डाली इंजीनियर हाजी नियाज साहब पे, इनकी लाइफ हिस्ट्री पे, इनके करियर पे, इनकी जब एज ए इंजीनियर ये तैनात थे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, और इनकी कंट्रीब्यूशन को लेके भी बेहतरीन अंदाज में जितने भी स्पीकर्स थे। तो आज के इस प्रोग्राम के ऑथर इंजीनियर हाजी नियाज अली साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बुक रिलीजिंग सेरेमनी पे आने से पहले हमारे नाजरीन, हमारा व्यूवर्स जानना चाहते हैं सर, थोड़ा बहुत बेसिक अपना बैक हिस्ट्री थोड़ा बहुत शेयर करोगे सर? पैदाइश आपकी कहाँ से हुई, स्कूलिंग आपने कहाँ से की, फर्दर स्टडीज़ के लिए आप कहाँ गए? मुकर्रिरीन ने तो बराबर ब्रीफ की सर, आप खुद अगर अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन दे तो बहुत बेहतरीन रहे। आपका मतलब है कि मैं अपनी सारी उम्र जो अभी तक मेरा 77 साल हो गया और उसको मैं कुएं में बंद कर लूं? सर खालू सर, ये है कि मैं 1952 में यहाँ करगिल में ही पैदा हुआ। यहाँ वो इंडिया पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ दरअंदाजी का यह किस्सा हुआ और हमारी माँ जो है बाग के वहाँ तिशमिक गया था, जहाँ हमारा भी आबाई गांव है, ये घर है, तो मेरा पैदाइश वहाँ हुआ। उसके बाद आपने अच्छा पूछा है कि मुझे घर में या पूरे करगिल में ही ऐसा माहौल तो नहीं था कि जिसमें कहीं लोग कहें या पढ़ने के जहाँ एनवायरनमेंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे घर में अच्छे लोग थे। मेरा भाई मास्टर फजील वो खुद एक टीचर था, हाजी अब्बास एक डीएसपी था। तो मैंने देखा कि घर में हादी अली जो है मेरे मुझसे 3 साल बड़े हैं, वो स्कूल जाया करते थे। हालांकि मुझे किसी ने नहीं कहा, किसी वालिदैन ने या किसी और बरादरी में किसी ने नहीं कहा भाई तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। तो मैं बिस हादी अली को देखकर मैं उसके साथ जाने लगा और इस तरह से मेरा स्कूल में तारुफ हुआ। उसके बाद वालिदैन ने मुझे हज पर लिया 1-2 साल के बाद। हज पर तो नहीं, ये ज़ियारत पर लिया। उस वक़्त जो है इराक ईरान जाते थे, आपको यहाँ से बम्बई जाना पड़ता था। इराक क्या उम्र होगी सर उस वक़्त मेरा 6-7 साल का होगा सर। तो उन्होंने लिया मुझे, तो वहाँ रास्ते में कुछ अच्छे खासे वो तजुर्बात है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि करगिल से कोई शायद 15-20 ज़ायरीन थे। हम लोग जहाज़ के, समंदरी जहाज़ के उस एक हॉल में थे। उस वक़्त ये तो था नहीं, ये भी एक मतलब ये कार्गो एक शिप था। तो हम एक हॉल में बैठते थे। वहाँ क्या हुआ कि अंगीठी पर एक कोयले से वो खाना बनाते थे। पहले तो क्या हुआ कि सभी जो करगिल के ज़ायरीन थे 20-25 जो है वो सी सिकनेस की वजह से बीमार हो गए। तो कोई भी नहीं, सब लोग को बिस्तरे में पड़े हुए थे। तो माँ ने मुझे बिस्तरे में बैठकर इंस्ट्रक्शंस दिया और खाना बनाने का यही किया। तो मैंने इतने 15-20 लोगों को खाना बनाकर माँ के इंस्ट्रक्शंस के तहत मैंने उनको बना के दिया। ये चीज़ें मैं लगता हूँ मेरा इस छोटे उम्र में भी एक अच्छा खासा अचीवमेंट है। शायद मुझे अचीवमेंट करने का शायद चस्का वहाँ से ही लगा हो आगे बढ़कर। तो इसके बाद हाँ, वापसी पर फिर यहाँ से मैट्रिक किया, करगिल गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया। मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ते थे मरहूम अब्दुल अजीज़ भट्ट,
जनाब ये ग़ुलाम मोहम्मद काकपुरी, जनाब आखुन मोहम्मद हुसैन चुतुक और द्रास से मोहम्मद यासीन था। मैट्रिक में कोई 20-25 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ 64 की बात है, 65 की बात है, जिसमें से हम कोई 5-6 आदमी ही पास हो गए, जैसे ग़ुलाम मोहम्मद में अब्दुल अजीज़, अखून और ये यासीन द्रास। ये लोग तो ये जो अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब और ये थे ग़ुलाम मोहम्मद काकपुरी, मैट्रिक के पास होते ही वो लोग श्रीनगर चले गए फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए। और मेरा तक घर में थोड़ा प्रॉब्लम था, ये मैनुअल लेबर का या क्या किया जाए, तो घर वालों ने मुझे रोक कर मेरा शादी किया वहाँ पर। इसलिए शादी किया तो वहाँ से फिर नौकरी भी 15 साल होगा शायद। तो खैर वो शादी चली नहीं, इससे ज़बरदस्ती किया हुआ था। इसके बाद दूसरे साल मैंने भी इसी साल ही मैट्रिक पास करने के बाद मुझे नौकरी में लगा दिया। SDM अकबर लद्दाखी हुआ करता था, उन्होंने मुझे पहला फर्स्ट नौकरी क्या सर था सर पहला? क्लर्क ही था इंडस्ट्रीज में, उन्होंने दिया। तो मैं एक साल वो नौकरी किया, फिर पैसे शैसे कुछ जमा करके दूसरे साल में घर वालों से भी खुफिया तौर पर यानी चोरी छुपे मैं भाग गया कश्मीर श्रीनगर में तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा ये भतीजा हादी अली जो है वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था, उन्होंने मुझे तरगीब दी और मुझे आने के लिए वहाँ ये दिया था। तो उससे मैं हौसला अफजा होकर मैं ये कुछ पैसे कमा के मैं वहाँ गया। उनका एग्रीकल्चर कॉलेज था, साथ में डिग्री कॉलेज सोपोर था। सॉरी। तो मैंने वहाँ से मैट्रिक पास किया और इंजीनियरिंग में दाखला लेने का जो है एक वो बड़ा एक ये है, आप लोगों को ये बताते चलूँ। भाई साहब चाहते थे कि मैं वहाँ सोपोर से आके यहाँ श्रीनगर में इसके पास चला जाऊँ, डेल्टन साहब के पास जियोलॉजी एंड माइनिंग में, ताकि वहाँ से एक क्लर्क का मैं पोस्ट हासिल करूँ। तो मैं सोपोर से आके वहाँ श्रीनगर में जियोलॉजी एंड माइनिंग के ऑफिस में जा रहा था कि वो एक लंबा कॉरिडोर था, उसके बीच में उसको ऑफिस में जाना था। तो सामने आगे वही एंट्रेंस से आगे कुछ एक लद्दाखी नौजवान बैठा हुआ था, हशाश बशाश, सूटिट बूटिट। उनकी ये मुरवत होती है कि हमारे श्रीनगर में लद्दाख लोगों का कोई शक्ल का आदमी देखे या उसके ट्रेड्स का या उसके कोई चाल चलन का कोई आदमी देखे तो वो उनसे सोहबत कर लेते हैं। उस नौजवान ने मुझे वहाँ जाते जाते यह कहा कि इधर आओ। मैं उसके पास गया तो उसने मेरा नाम पूछा, क्या क्यों यहाँ जाने का वो मकसद भी पूछा। तो मैंने कहा देखो जी, भाई जान ने मुझे यहाँ पर वो क्लर्क का पोस्ट लेने के लिए गिरगन साहब के पास जाने के लिए कहा है, तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ। फिर उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि आपका ये परसेंटेज ये क्या है, परसेंटेज क्या है। मैंने कहा 68% है मेरा। अच्छा, अब ये उन दिनों की बात है जब हमारे वहाँ पर लद्दाख रिजर्वेशन होता था 3% इंजीनियरिंग और इसके लिए मेडिकल में डॉक्टरी के लिए 3% रिजर्वेशन हुआ करता था। तो 33% पास, 33% पास परसेंट था। तो जब उसने देखा मेरा 68% है तो वो हैरानगी से उसने उंगली जो है मुंह में दबा लिया। तो उसने कहा कि अच्छा, आप 68% लेकर आप उधर क्लर्क का नौकरी लेने जा रहे हो, नहीं जाना उधर, अब सुबह उधर आ जाओ ये नसीम बाग इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं उसके कहने के मुताबिक उसके पास गया
तो उसने हाथ पकड़ कर लिया मुझे, एक विक्टोरियन स्टाइल वो बिल्डिंग्स की, मैं खुद बाहर रहा और मुझे अंदर धकेल दिया उसने, मुझे अंदर जाने के लिए कहा। तो मैं तो हैरान परेशान हुआ कि वहाँ तो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और पता नहीं क्या क्या थे। वहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा पैनल था, प्रिंसिपल्स वगैरह थे। तो उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, मैं बैठ गया। तो जी एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कुछ सवालात पूछे, जिनको मैंने अच्छी तरह से जवाब दिया। और करगिल के बारे में थोड़ा सवाल किया उन्होंने, मैंने अच्छी तरह से उन सब का, मुझे याद है कि शायद मैंने अच्छी तरह जवाब अच्छा दिया और मैं बाहर निकला। तो वो उनका मैं नाम अभी बताऊंगा, नमग्याल साहब था, जो उस वक़्त इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वहाँ BSNL नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक एक मेजर कंपनी उस वक़्त हुआ करता था, वहाँ उनकी नौकरी प्राइवेट, हाँ, कंपनी में लगने, बहल था, BHEL, बहल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में उसका नौकरी लगने वाला था जिगमेद साहब का। वो उसी सिलसिले में वहाँ ठहरा हुआ था, तो उन्होंने मुझे वहाँ जाने से रोका था और यहाँ इंटरव्यू के लिए दिया। तो मैं सेलेक्ट हो गया। अब चूंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया उस वक़्त 33% ही था और 3% रिजर्वेशन था, मैं तो वो मेरिट बेसिस पर वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। और बाद में 33 पर, ये 3% रिजर्वेशन के बेसिस पर लेस और 3 आए। हमारे करगिल के तो और कोई था नहीं। इस तरह करके 1973 में मैंने ग्रेजुएशन किया। 74 और 75 में डिज़ाइन डायरेक्टरेट में पोस्टिंग रहा। उसके बाद दावा साहब ने मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करा के कुर्बतंग कनाल का प्रोजेक्ट मेरे होली और सोली मेरे ऊपर मुझे सौंप कर दिया, जो कि 1976 में काम करके 1981 में हमने कंप्लीट किया। 5 साल लगे सर। हाँ, उस वक़्त तो, हाँ, उस वक्त के 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, उस वक़्त 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था सर। 2 करोड़ का ही सिंपली था वो। कैनाल से कितना बेनिफिट मिल रहे सरकार को, थोड़ा ब्रीफ में आप बताइए ज्यादा। जी हाँ, जी हाँ, आपने बजा फरमाया। तो 1990 में मैं इरिगेशन में और वापस आया था, तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ मैंने इनका ये असेसमेंट किया। 2 करोड़ इसका एक्सपेंडिचर करके हमने इसको कंप्लीट किया था। तो वहाँ मैंने देखा इरिगेशन से करने की वजह से जो पब्लिक को फ़ायदा होता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को होता है, एग्रीकल्चर को होता है, स्क्वाश को होता है, वो तकरीबन 1 करोड़ फ़ायदा होता था। पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मिला के 1 करोड़ एनुअल उसमें रिटर्न आता था, बाई प्रोडक्शन ऑफ फॉडर, ग्रेन्स, ऐसे करके, और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 2 करोड़ है, तो ये इसका जो कॉस्ट जो है हमने 2 साल में इसको रिकवर किया। और इस तरह से ये करगिल में पहला बड़ा और मेजर प्रेस्टिजियस और प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट बन गया था, जो इस वक्त तक भी 17-18 गांव जो है वहाँ से मुस्तफीद होते हैं। इस वक्त डिपेंडेबल है उस पर, अभी भी अच्छा खासा ये है। तो सर बार बार मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट करता हूँ सर, इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर मौका मिला तो विस्तार में आपसे हम बेहतरीन अंदाज में आपसे एक इंटरव्यू रखेंगे सर। तो जितने भी अभी तक यहाँ स्पीकर्स बात कर रहे थे, बार बार आपके नेचर को लेके बता रहे थे, आप एक रिजर्व, आप एक रहा है हमेशा, फ्रेंड सर्कल भी आपके लिमिटेड थे, और आप अपने इरादों के वादों कभी आपने कम्प्रोमाइज़ नहीं किए। तो थोड़ा बहुत अपने नेचर को लेके थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे आप? मोस्टली मैंने भी आप काफ़ी रिजर्व सर, ये बात है कि देखो, अगर हमारे PWD में इंजीनियरिंग इसमें इंस्टीट्यूट्स में अगर हम किसी तरह से भी अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी और इन्फ्लुएंशियल आदमी के उसमें आए, तो मुझे पता था कि हम अपने टारगेट्स इश्यू नहीं कर सकते हैं, या ना तो हम अच्छी तरह से अपने स्पेसिफिकेशन को बजा रख सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने शुरू से ही तय किया था कि मैं ऐसे असर रसूख वाले ऐसे वो सियासी, हाँ, तो मैंने फैसला ही शुरू से ही किया था कि मैं इन लोगों के इन्फ्लुएंस में तो कभी नहीं आ जाऊंगा या इनके रोब दाब में मैं नहीं पड़ जाऊंगा। ये तो मैंने शुरू से ही, प्रेशर में कभी नहीं आऊंगा, ये तो मैंने शुरू से ही फैसला किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा आखिरी सवाल आज के ही प्रोग्राम को लेके होगा सर, द लास्ट मैन स्टैंडिंग को लेके। इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे सर, और साथ ही साथ अगर और भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन हम शॉप कर सकते हैं सर, या अगर ऑफलाइन शॉपिंग इसको लेना हो तो किस बुक स्टोर पे ये मिलेंगे सर, और इसे पढ़ना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ उससे पहले थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे इस बुक के अंदर क्या क्या आपने लिखा हुआ हमारे? ये आपको अवेलेबल होगा। अभी मैं शाहीन पब्लिशर्स, ये बुक सेलर्स की इसको छोड़ने जा रहा हूँ, फिलहाल यहीं से मिलेगा। और मैं ये इसके पब्लिश करने, ये आज के इस लॉन्चिंग मौके से पहले भी बहुत सारे हमारे जवान जो है खासकर बहुत क्यूरियस है इसके बारे में कि ये कब आप करेंगे लॉन्च, कब हमें सेल के लिए मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहकर। तो मैंने बहुत सारों को बोल के भी रखा है कि इस तरह से आज लॉन्चिंग डेट है, तो उसके बाद हम ये शाहीन बुक सेलर्स के पास हम इसको फिलहाल रखते हैं। उसके बाद हम आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बढ़ाएंगे। इस बुक में किस चीज पे ज्यादा फोकस किया आप? सर इसका फोकस यही कुर्बथन कनाल और इसके बनाने में लगी, इसकी हिस्ट्री में है कुर्बथन कनाल की। लास्ट मैन स्टैंडिंग इसलिए इसका टाइटल है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मतलब, हाँ, पुरानी आदमी जो बाकी सब जो पहले आए वो गिरते गए या खत्म होते गए, तो सिर्फ जो लास्ट वाला आदमी जो रह गया वो मैं हूँ, जिसने इसको पाया तकमील में पहुंचाया। लास्ट मैन स्टैंडिंग, हाँ, इसका मतलब ये है टाइटल, इस तरह से पड़ा है सर। उसके अलावा कल्चर ट्रेडिशन पे भी थोड़ा बहुत टच किया, हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत। पहले सर बताऊंगा ये लास्ट में स्टैंडिंग क्यों पड़ गया है। इसको 1947 से पहले भी शुरू किया था हशमतुल्लाह खान, जो तकसीम से पहले लद्दाख बल्तिस्तान के गवर्नर से। उन्होंने इसको शिनाख्त किया था और उन्होंने निकालने की कोशिश की, तो इन्होंने अच्छा खासा निकाला भी है, लेकिन मौजूदा कनाल के 50-60 फुट से नीचे से है। तो वो यहाँ हमारे उस प्लेट्यू पर पहुंचकर नीचे कॉन्वे ग्राउंड तक ये पहुंचता था। हाँ, तो उसमें ग्रेड इतना कम था, ये था लेवल था कि कहते हैं कि जब पानी इधर पहुंचा तो वो हाथ से उन्होंने पुश करके पहुंचाने की कोशिश की। अब मैं तो कहता हूं कि इसमें थोड़ा सा स्प्रेड वर्क हुआ होता, यानी कि नीचे टेल पर थोड़ा इसको लेवल नीचे लेते, ऊपर थोड़ा इसको बढ़ा देते तो आराम से उस वक्त भी पानी पहुंचता था। मगर बदकिस्मती से उस वक्त 1947 का ये वाक़ा हुआ और इस तरह से ये वही का वही रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे होगा सर, जो लोग आपको देख रहे हैं सर, कारगिल से, लद्दाख से, नुब्रा ज़ंस्कार से, व्यूवर्स के लिए, साथ ही साथ जो रीडिंग का काफ़ी शौकिया होते हैं सर, पढ़ने में चाहे मैगजीन हो, उनके लिए आपकी तरफ से एक पैगाम मेरा आखिरी मैसेज मेरा खासकर ये इंजीनियरिंग तबके के लोगों से है। बाकी उसके साथ भी बताऊंगा मैं, मेरे इंजीनियरिंग साथियों से, आने वाला खासकर जो जनरेशन है, उनसे अर्ज है कि ये लोग ज़्यादातर इसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले अपने काम में महारत हासिल करने से पहले कोई तजुर्बा हासिल करने से पहले, पैसा तो हाथ का मेल होता है, वो तो ऐसे भी आता है ऐसे भी जाता रहता है। पहले अपने प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग में महारत हासिल करो, गेट वेल एजुकेटेड इन इंजीनियरिंग, गेट वेल एग्जीक्यूटेड एंड गेट वेल इंटीग्रेटेड। काम करो इंटीग्रिटी से। पैसे तो आपको ऐसे भी आते हैं, तनख्वाह से भी आता है, ऐसे भी आते हैं। लोग ऐसे आपके जेब में भर के भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर हाजी अली साहब हमारे साथ, हाजी नियाज अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आज के ऑथर हैं बुक लॉन्चिंग सेरेमनी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और आज के इस इवेंट की, यानी कि आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे
चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख टन मसल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल डॉक्टर जफर आखून और उनके हमरा जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और काफ़ी तादाद में अपने ख़ानदान से और अपने फ्रेंड्स वेल विशर जो है आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस समारोह में, बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में जो है पार्टिसिपेट की कोशिश की थी। बराबर तस्वीरी रिपोर्ट जो है बराह रास्त हमारे नाजरीन तक पहुँचे। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खत्ते लद्दाख की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.